जय हिंद बच्चों, मैं यशवंत बसोनी लक्ष्य अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लगभग 21 क्वेश्चन को पीएनएसटी के पीवाईक्यू कर लिया हुआ था। आगे के क्वेश्चन हम लोग इस वाले पार्ट में कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 से। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 22 आपका ये रहा। आजा भी जल्दी से। 22वां क्वेश्चन 21 तक तो कर लिया था बेटा, आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। जो भी एक्स्ट्रा नॉलेज मिलता है उसको नोट करते चले, ठीक है ना। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 22। यदि दो निकाय, क्या बोलते हैं बेटा, ये दो निकाय एक ही दिशा में समान वेग के साथ घूम रहे हैं तो उनका सापेक्ष वेग, बेटा ध्यान दीजिएगा, ये सापेक्ष वेग पर आधारित प्रश्न है। सापेक्ष वेग पर आधारित प्रश्न है, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी बेटा, वेलोसिटी पर आधारित प्रश्न है। बेटा ध्यान दीजिएगा, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है पहले देखते हैं, ठीक है ना। हम समझते हैं कि अगर मान के चलो कोई वस्तु ए है, ठीक है ना, ये वीए से चल रहा है बेटा। दूसरा वस्तु की बात करते हैं हम लोग, इसको नाम ले देते हैं बी, ये वीबी से चल रहा है, ठीक है ना। अगर हम लोग वस्तु ए का वेग बताए किसके सापेक्ष में, बी के सापेक्ष में, तो हम किस प्रकार से लिखते हैं, वी ए बी लिखते हैं। मतलब हम लोग ये बोल रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है ना। अगर हम लोग हिंदी में लिखे तो क्या लिखेंगे, ए का वेग बी के सापेक्ष में, बी के सापेक्ष ए का वेग, ठीक है बेटा। इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। इसका सूत्र कैसे लिखते हो बेटा, वी ए बी को आप लोग लिखते हो वी ए माइनस वी बी। अच्छा आसान है, वी ए माइनस वी बी, ठीक है ना बेटा। ऐसे ही आपको अगर बी का वेग बताना हो ए के सापेक्ष में, ठीक है ना, किसका, बी का वेग बताना हो ए के सापेक्ष में, तो हम लोग लिखते हैं वी बी ए। और इसको पढ़ते भी क्या है बेटा, पढ़ते हैं इसको रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू किसके बेटा, विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है ना। मतलब बी का ए के सापेक्ष में बी का वेग, ए के सापेक्ष बी का वेग, ठीक है ना। इस प्रकार से बताते हो बेटा। अगर इसका सूत्र लिखना हो वी बी ए का, तो आप कैसे लिखते हो बेटा, वी बी माइनस वी ए, ठीक है ना। आसान है बेटा, ठीक। अगर ऐसी स्थिति हो जब दोनों की दिशा समान हो, ध्यान दीजिए, एक बात और बता देते हैं कॉन्सेप्ट, जब दोनों की दिशा समान हो तो सापेक्ष वेग हम लोग घटाकर निकालते हैं, मतलब एक दूसरे को हम लोग घटा देंगे। यदि वस्तु ए और वस्तु बी का जो वेग है वी ए, वस्तु बी का वेग निकाल ले, देख लेते हैं वी बी। अगर इसका वेग हम लोग विपरीत बता रहे थे, दोनों का वेग इसमें हम लोग विपरीत रख दिए, तब हम लोग ए का सापेक्ष बी का, ए का वेग बी के सापेक्ष बताते हैं। वी ए बी बराबर वी ए माइनस वी बी। बेटा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बी का वेग विपरीत दिखा रहे हैं, मतलब वेग कैसी क्वांटिटी होती है, सदिश क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, जिसके कारण इसकी दिशा बदलने से इसका चिन्ह भी बदल जाएगा। मतलब हम लोग लिखते हैं माइनस वी बी। अब माइनस से माइनस क्या करोगे, प्लस करोगे, तो ये हो जाएगा प्लस। बेटा आगे इस पर बहुत क्वेश्चन दिए हुए हैं, रिलेटिव वेलोसिटी के आगे बहुत सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे आप लोगों को, इसलिए सारे कॉन्सेप्ट आप लोग यहाँ जान लीजिएगा। अगर दो वस्तुएं समान दिशा में चल रही है तो उनका जो रिलेटिव वेलोसिटी माइनस होगा, मतलब माइनस करके निकालोगे। यदि दोनों की जो वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए आप क्या करोगे, सीधे सीधे प्लस कर दोगे। ये इतना करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन क्या बोलता है, क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोल रहे हैं कि दो निकाय हैं, एक ही दिशा में चल रही है, दोनों निकायों का जो दिशा है एक ही है, ठीक है ना, समान वेग है, मतलब इसका भी वेग v है, इसका भी वेग v है, साथ साथ घूम रहे तो उनका सापेक्ष वेग होगा। सिंपल, हमने बोले थे, अरे यार वी ए बी, अगर मैं ए और बी बोलूं तो वी ए बी लिखते हैं वी ए माइनस वी बी। अभी बताया थे जब समान दिशा हो तो सापेक्ष वेग को मतलब वेगों को घटा के सापेक्ष वेग निकालेंगे। अगर दिशा विपरीत हो तो क्या करेंगे, वेगों को जोड़ देंगे हम लोग। तो हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि दोनों का वेग समान है v माइनस वी, तो इस प्रकार से v से v कैंसिल, तो हमारे को सापेक्ष जो वेग मिलेगा वो कितना मिलेगा बेटा, 0 मिलेगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार से हम, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, रिलेटिव वेलोसिटी के सारे कॉन्सेप्ट ये भी हम लोगों ने कर लिए। बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3i के 4j के
का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो वेक्टर ए मान लेते हैं इजिकल टू 3ik प्लस 4jk। इससे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझा देते हैं कि अगर मान के चलो कोई वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ए दिया हुआ है xik प्लस yjk, इसी फॉर्मेट में हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर इसका परिमाण निकालना है तो हम क्या लगाते हैं, रूट इसका गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर, ठीक है ना। अगर जेड के रहता तो हम लोग प्लस जेड स्क्वायर लगा लेते बेटा, ठीक है। तो इसी आधार पे सॉल्व करेंगे तो वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 3 का वर्ग बेटा 9 और 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 और 9 कितने हो गए 25, रूट 25 का मान कितना होता है बेटा 5। तो ए का परिमाण कितना हो जाएगा बेटा 5 हो जाएगा। उत्तर कौन सा सही है हमारा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन के साथ। एक परिवर्तनशील बल द्वारा किया गया कार्य का निर्धारण दिए गए क्षेत्रफल के रूप में किया जा सकता है। अच्छा, बल द्वारा किए गए कार्य का निर्धारण, ठीक है ना, किसके द्वारा बेटा, अगर मान के चलो हम बात करते हैं, ये समय है, सॉरी विस्थापन है, ये विस्थापन है और ये बल है, बल। इससे पहले भी क्वेश्चन करे इसी टाइप से, लेकिन लैंग्वेज चेंज था बेटा। इनका क्षेत्रफल बोलता है, इनका क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा बल गुणित विस्थापन। और बल गुणित विस्थापन क्या होता है बेटा, कार्य होता है। बल गुणित विस्थापन कितना होता है बेटा, कार्य होता है, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुणित विस्थापन। हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा। विस्थापन क्या होता है समझा दिए थे, फोर्स क्या होता है ये भी समझा दिए पिछले लेक्चर में, तो उसको देखिएगा। बढ़ते हैं आगे लेक्चर में, आगे वाले क्वेश्चंस में। एक कण का आरंभिक वेग 3 ik 4 ik है, त्वरण दिया हुआ है 0.4 ik 0.3 jk, 10 सेकंड के बाद इसकी चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अच्छा, प्रारंभिक वेग मतलब u दिया हुआ है कितना 3 ik प्लस 4 jk, और एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है a, कितना दिया हुआ है 0.4 ik प्लस 0.3 jk। ध्यान दीजिएगा, आपको पूछा क्या गया है 10 सेकंड बाद, मतलब टाइम दिया हुआ है कितना बेटा 10 सेकंड। अंतिम वेलोसिटी मतलब लास्ट फाइनल वेलोसिटी पूछा है। हमने क्या लगाना है, इक्वेशन का फर्स्ट, मोशन का फर्स्ट इक्वेशन u इज इक्वल टू u प्लस at पता है बेटा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ a के साथ में t का मल्टीप्लीकेशन है, अगर ये दिया हुआ t दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो हमको क्या निकल जाएगा 80 निकल जाएगा। तो 80 कितना हो जाएगा बेटा, 80 कितना हो जाएगा, ये 10 चौक 40 मतलब 4 i के, ये 10 तिया 30 मतलब 3 jk, ठीक है। इस प्रकार से 80 निकल गया। अब मान रख दे क्या बेटा, फाइनल वेलोसिटी निकालना है, u दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 3 ik प्लस 4 jk बेटा, प्लस 80 का मान जस्ट निकाले मतलब 4 ik प्लस 3 jk। i और i को जोड़ दो, j और j को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा v बराबर 3 और 4 7, 7 ik प्लस 4 और 3 7, 7 jk। इस प्रकार से हम लोग अगर कॉमन निकाले तो क्या निकलेगा 7 ik प्लस jk, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हमको मैग्नीट्यूड फॉर्म में दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है मैग्नीट्यूड फॉर्म में। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो ऐसा होगा बेटा 7 रूट इसका 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 कितना होता है बेटा √2, तो ये हो जाएगा 7√2। फाइनल वेलोसिटी जो निकालना था हमारा कितना आया बेटा 7√2। ऑप्शन मैच हो रहा है बेटा, हाँ मैच हो रहा है, ठीक है ना। कौन सा मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए। राइट कौन सा होगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोल क्या रहा है, एक कण 25 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्त में 2 चक्कर प्रति सेकंड लगाता है, मीटर प्रति सेकंड में कण का त्वरण पता करें। 25 सेकंड की त्रिज्या वाली एक वृत्त है, वृत्त बना लेते हैं, जिसकी त्रिज्या कितनी है 25 सेंटीमीटर। चक्करों की संख्या इसको क्या बोलते हैं, चक्करों की संख्या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा आवृत्ति बोलते हैं, क्या बोलते हैं आवृत्ति बोलते हैं, जिसको हम लोग किससे दर्शाते हैं, हम लोग न्यू से दर्शाते बेटा न्यू से, हाँ या ना बोले यार। त्वरण ज्ञात करने के लिए बोलता है किसी वृत्त के लिए। इससे पहले वाले लेक्चर को देखकर ध्यान से सुने होंगे, देखे होंगे, समझे होंगे, तो हम लोगों ने एक वृत्त वाला भी क्वेश्चन करे हैं, वहां बताए हम लोगों ने कि वृत्त में करती हुई गति वस्तु के लिए त्वरण कितना होता है, a बराबर v²/r। अब क्योंकि यहाँ v का मान तो नहीं दिया है, लेकिन हमको पता होता है बेटा v बराबर होता है ओमेगा r, ठीक है। ओमेगा, और एक सूत्र निकाल सकते हैं इसका, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर लिख सकते हैं, ठीक है ना। ओमेगा का मान होता है, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई न्यू। इस न्यू का ध्यान रखिएगा, न्यू के मान में निकालना है हमको त्वरण,
तो न्यू को रख दो, 2 पाई न्यू को रख दो, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर इंटू में न्यू का स्क्वायर इंटू आर। अरे यार 2 का भी वर्ग कर दिए 4। अब हम लोग मान सीधा सीधा रख दे उठा के, क्योंकि त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, हाँ आवृत्ति दिया हुआ है 2, आवृत्ति बराबर 2 दिया हुआ है, ठीक है ना। 2 चक्कर के बाहर बोला है, त्वरण घात करें 4 पाई स्क्वायर इंटू न्यू दिया हुआ है 2, 2 का वर्ग 4 गुणित ये दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 25/100, 25/100, तो 100 का भाग हो गया ना भाई, 25 × 100 हो जाता है बेटा, और 1 4 से 1 4 कैंसर। आंसर कितना आ रहा है आपका, त्वरण का मान आ जाएगा 4 पाई आई 4 पाई का स्क्वायर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस प्रकार से आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, ठीक है ना। सही आंसर कौन सा होगा, 4 पाई स्क्वायर। तो बढ़ते बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, यदि दो निकाय एक ही दिशा में बढ़ रहा है तो सापेक्ष वेग इसके मान इसके बराबर होगा, ठीक है। क्या होता है बेटा कि अगर एक वस्तु ए वीए वेग से चल रहा है, दूसरी वस्तु बी वीबी वेग से चल रहा है, इसका अगर बी का सापेक्षिक वेग या ए का सापेक्षिक वेग निकालते हो, आप लोग सापेक्ष वेग निकालते हो, तो ये का रिलेटिव वेलोसिटी लिखते हैं वी ए बी इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, वी ए माइनस वी बी। इस प्रकार से आप रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालते हो, वी ए माइनस वी बी। इसके साथ में अगर बी का रिलेटिव वेलोसिटी बताए तो वी बी ए इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। तो आप रिलेटिव वेलोसिटी किस प्रकार से बता रहे हो बेटा, पहले के वेलोसिटी से दूसरे के वेलोसिटी को माइनस करके। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा, चालोक का योग, ये योग है बेटा, ठीक है। योग तो नहीं दिख रहा है, अंतर दिख रहा है, चालों का अंतर, ठीक है। तो यही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है बेटा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलित पिंड का त्वरण ज्ञात किया जा सकता है, चलित पिंड का त्वरण ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है ना। वेग समय ग्राफ से, ठीक है, दूरी समय ग्राफ से, वेग समय ग्राफ से, दूरी समय ग्राफ से, ठीक है ना। अच्छा पहले ध्यान दीजिएगा, हम लोग बढ़ते हैं इस वाले स्लाइड के लिए। अगर आपने पढ़ा होगा बेटा दूरी समय ग्राफ, अभी दूरी समय ग्राफ पढ़ते हैं, तो इसका जो स्लोप होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी को। हम लोग लिखते हैं v इज इक्वल टू टेन थीटा। अगर ध्यान आ रहा होगा बेटा, ये कहाँ से आया बेटा, आपने अगर देखा तो ये वाली जो हम बोलते हैं एक्स एक्सिस के, वाई एक्सिस के ऊपर एक्स को रिप्रेजेंट करता है, मतलब विस्थापन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। एक्स अक्ष किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, समय को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब हम लोग लिखते हैं v इज इक्वल टू एक्स बाय टी, विस्थापन बटे समय अंतराल। हाँ या ना बोले यार, ठीक है ना। फिर लिखते हैं हम लोग टेन थीटा लंब बटे आधार लिखते हैं, लंब क्या है एक्स है और आधार कितना टी है, ठीक है ना। तो दोनों को तुलना करोगे तो आपको ढलान मिलेगा v बराबर टेन थीटा। मतलब एक्स और टी किसके ढलान को रिप्रेजेंट करता है, v के ढलान को रिप्रेजेंट करता है। वैसे ही अगर वेग समय ग्राफ देखोगे, वेग समय ग्राफ देखोगे, वीटी ग्राफ देखोगे, तो इसका जो ढलान होगा, इसका ढलान का मतलब टेन थीटा टी इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं ए इज इक्वल टू वी बाय टी, याद है बेटा, वेग में परिवर्तन बटे समांतराल। वैसे ही आप देखोगे टेन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, मतलब वी बाय टी होता है बेटा, ठीक है ना। अगर दोनों को तुलना करोगे तो ए का इज इक्वल टू मिल जाएगा टेन थीटा, इसी को हम लोग कहते हैं ढलान, ठीक है ना। तो वेग समय ग्राफ किसके ढलान को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला कौन थीटा ले रहे बेटा, वेग समय ग्राफ त्वरण के ढलान को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा, बोल क्या रहा है, त्वरण किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, वेग समय ग्राफ रेखा चित्र के ढलान से। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एक पिंड ए को ऊर्ध्वाधर गिराया जाता है, दूसरा पिंड बी उसी स्थान से उसी क्षण क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है बेटा। ध्यान दीजिएगा बेटा, आपको बता दें कि अगर मान के चलो एक मीनार है, यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, एक वस्तु ए है, इसको ये क्या कर रहा है, यहाँ से ड्रॉप कर रहा है, ठीक है ना। दूसरा वस्तु बी को क्या कर रहा है, उसी क्षण उतनी ही ऊंचाई से क्या कर रहा है, क्षैतिज फेंक रहा है, क्षैतिज फेंक रहा है बेटा। ध्यान दीजिएगा, हम लोग देखते हैं यस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से, हाफ एटी स्क्वायर से, ठीक है ना। मतलब ऊंचाई दोनों के लिए सेम है बेटा, दोनों के लिए ऊंचाई सेम है यच, ठीक है ना। दोनों एक ही ऊंचाई से एक ही समय पर फेंका जा रहा है, मतलब दोनों के लिए ऊंचाई तो समय ऊंचाई बराबर है। प्रारंभिक वेग की बारे में बात करेंगे तो दोनों क्या होंगे बेटा, सेम होंगे, यू ए भी जीरो होगा और यू बी भी जीरो होगा, दोनों के लिए प्रारंभिक वेग शून्य होगा।
इतना याद रखिए, किसी भी वस्तु को ऊपर से जब छोड़ते हैं हम लोग तो उसका प्रारंभिक वेग को शून्य मान लिया जाता है, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में हमारी ऊंचाई h है, प्रारंभिक वेग शून्य मतलब शून्य, ये होता है हाफ, सॉरी एक्सीलरेशन। जब वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है तो गुरुत्वीय त्वरण के कारण आ रहे हैं, तो ए को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जी से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ एक बात और ध्यान रखेंगे, जब वस्तु को ऊपर से नीचे छोड़ते या वस्तु की गति ऊपर से नीचे हो रही होती है तब जो गुरुत्वीय त्वरण है धनात्मक लिया जाएगा। जब वस्तु नीचे से ऊपर जा रही है गुरुत्वीय त्वरण को आप ऋणात्मक लोगे बेटा, ठीक है ना। ये टी स्क्वायर हम लोगों को टी निकालना है, तो टी का मान निकल जाएगा √2h/g, ठीक है। ये वस्तु ए और वस्तु बी दोनों के लिए जो टी है ये समान है, जबकि दोनों समान समय में धरातल पर समान समय में पहुंच रहे हैं, तो हमारा आंसर कौन सा वाला सही हो जाएगा, आंसर कौन सा वाला सही हो जाएगा, पृथ्वी पर बी से पूर्व पहुंच जाएगा, मतलब ए बी से पहले पहुंचेगा, बी ए से पहले पहुंचेगा नहीं, ए और बी दोनों साथ में पहुंचेंगे, साथ साथ पहुंचेंगे। हाँ, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा बेटा, सी, ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, ठीक है। आप कैसे भी फेंको, क्षैतिज फेंको या इस प्रकार से छोड़ दो, दोनों वस्तु एक ही समय पर धरातल पर पहुंचेंगे। अगला प्रश्न है ये, क्या बोलता है, दो रेलगाड़ियां समांतर पटरी पर एक दूसरे की ओर जा रही है, प्रत्येक रेलगाड़ियां की लंबाई 50 मीटर है, इनके वेग 10 मीटर प्रति सेकंड 15 मीटर प्रति सेकंड है। चलो देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है कि दो रेलगाड़ी है, ठीक है ना, रेलगाड़ी ए और रेलगाड़ी बी, ठीक है बेटा, दोनों एक दूसरे की ओर जा रहे हैं, मतलब इस प्रकार से पटरी है हमारा, इस प्रकार से ये भी पटरी, दोनों एक दूसरे की ओर जा रहे हैं इस प्रकार से, ठीक है बेटा। ए की जो वेलोसिटी है कितना है बेटा, 10 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। बी की वेलोसिटी कितनी है, 15 मीटर प्रति सेकंड है, वी बी, और ये वी है बेटा। दोनों की लंबाई समान है, ट्रेनों की लंबाई दोनों की समान है, मतलब 50 मीटर ये भी है और ये भी 50 मीटर ये बेटा, ठीक है। तो आपको निकालना है वे एक दूसरे को पार करेंगे, वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को पता है कि अगर कुल दूरी के बारे में बात करें, ठीक है ना, तो ये कितना है बेटा, इसका 50 होगा, ये 50, अरे यार ये अपना 50 तय करेगा और बी अपना 50 तय करेगा, तो कुल दूरी हम लोग 50 + 50 देखेंगे, मतलब कितना हो जाएगा बेटा, 100 मीटर हो जाएगा। हाँ या ना बोलो यार, ठीक है ना। अब बात करते हैं, दोनों की वेलोसिटी दी हुई है, मतलब दोनों का औसत वेग निकालेंगे। जब हम लोग बात करते हैं, ये लोगों को बता दिए थे, आप लोगों को बताया थे, सॉरी, देखते हैं, आप लोगों को बताया थे कि जब दो वस्तु विपरीत दिशा में चलेंगे, वीए वेग से और ये वीबी वेग से, तो इनका औसत वेग क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, इनका औसत वेग क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, वीए प्लस वीबी हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। ये कॉन्सेप्ट याद रखिए आप लोग, ठीक है ना, कैसे जुड़ेगा हम लोग ने ये भी समझा दिए थे, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब क्योंकि ए का जो वेलोसिटी है 10 है, बी की वेलोसिटी 15 है, तो हम लोग एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा बेटा, 15 प्लस कितना हो जाएगा, 15 + 10 हो जाएगा, 15 + 10 = 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। अब निकालना है इनको दूरी, इनको एक दूसरे पार करने में समय कितना लग रहा है, क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू पढ़ते हो आप, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या पढ़ते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम पता करना बेटा कि वो एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। टोटल डिस्टेंस कितना है, 100 है, ठीक है ना। और टोटल एवरेज वेलोसिटी कितना आ गया, एवरेज वेलोसिटी आ गया बेटा 25, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख रहे होंगे, हम लोग कैंसिल कर दिए, 25 × 100, 4 सेकंड में एक दूसरे को पार करेंगे। ऑप्शन कौन सा सही होगा बेटा हमारा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा बेटा। क्वेश्चन समझ में आया बेटा, क्वेश्चन रिलेटिव वेलोसिटी का है, ठीक है ना, सापेक्ष वेग का है, इसलिए उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, एक कण एक बिंदु से जो कि एक दीवार के तल से 2 मीटर की दूरी पर 45 डिग्री के कोण से प्रक्षेपित किया जाता है, यह दीवार के उच्च को छूकर 4 मीटर की दूरी पर जाके गिरता है, दीवार की ऊंचाई ज्ञात करें। बोल कर रहा, पहले यहाँ पर हम लोग फॉर्मेट समझा देते हैं। एक दीवार है,
ये धरातल है मान के चलो। बोल क्या रहा है कि दीवार से 2 मीटर की दूरी से वस्तु को 45 डिग्री पर फेंका जा रहा है। कितने डिग्री पर फेंका जा रहा है? 45 डिग्री के कोण पे फेंका जा रहा है, ठीक है ना। तो ये दीवार के टॉप को छूते हुए इस प्रकार से जाके गिरता है बेटा, ठीक है ना। इस प्रकार से ये 45 दीवार के उच्च को छू के मतलब टॉप को छूते हुए निकलती है, और दीवार से, ध्यान दीजिए, दीवार के उच्च को 4 मीटर, दीवार से 4 मीटर की दूरी पे जाके गिरता है। ये 4 मीटर की दूरी ये होगी। मतलब अब यहाँ एक चीज तो बिल्कुल भी ध्यान दे सकते हो कि हमारा जो क्षैतिज परास है, मतलब फेंकी की जो प्रारंभिक बिंदु है और गिरा हुआ जो अंतिम बिंदु है, इनके बीच की दूरी कितनी है, वही हमारी क्षैतिज परास कहलाता है। मतलब आर कितना हुआ है बेटा? 6 मीटर है। आर कितना है? 6 मीटर, ठीक है। तो आर का सूत्र पता है आप लोगों को? आर का सूत्र पता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय कितना बेटा? जी, ठीक है बेटा। तो हम लोग निकाल सकते हैं 2 थीटा। थीटा कितना दिया हुआ है बेटा? थीटा दिया हुआ है हमको 45 डिग्री। 45 डिग्री पर फेंक रहे हैं हम लोग, तो हम निकाल सकते हैं आर। आर कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है, ठीक है ना। यू स्क्वायर पता करना है, साइन 2 थीटा मतलब अरे 45 2 90 होगा ना, साइन 90 1 होता है, और जी का मान हम लोग 10 रख लेते हैं, ठीक है ना। अपने सॉल्यूशन को इजी बनाने के लिए जी का मान, क्योंकि जी का मान एक्चुअल में कितना होता है बेटा? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन सॉल्यूशन को इजी बनाने के लिए आपको 9.8 के जगह 10 रखना पड़ेगा। तो यू स्क्वायर का मान कितना हो गया बेटा? यू स्क्वायर का मान हो गया 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ध्यान दीजिएगा, यू स्क्वायर का मान 60 आ गया। अब आगे देखो, आपको बोलता है कि दीवार की ऊंचाई ज्ञात करो, मतलब ये y पता करना है, y, ठीक है ना। इस वाली ऊंचाई के लिए इसको हम क्या मान के चल रहे हैं? x। तो x बराबर आपको 2 लेना है और y का मान निकालना है, इस दीवार की ऊंचाई पता करना है। तो हम लोगों को परवलयाकार पथ का समीकरण पता है बेटा? परवलयाकार का समीकरण, परवलयाकार का समीकरण कितना होता है बेटा? y इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू एक्स माइनस जी अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिए बेटा, बहुत काम आएगा। परवलयाकार पथ का क्या है? ये समीकरण है। हमको y पता करना है, मतलब y टेन थीटा मतलब टेन 45, टेन 45 का मान 1 गुना x का मान कितना है? 2, और ऋण g का मान हम लोग रखते हैं 10, ठीक है। 2 गुणित u स्क्वायर का मान अभी अभी हम लोग ने लाया कितना? 60 गुना, अच्छा, कॉस स्क्वायर, ध्यान रखिए कॉस 45 का मान कितना होता है? कॉस 45 का मान होता है 1/√2, ठीक है ना। अगर इसका स्क्वायर लगा दे तो 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2। अब मल्टीप्लाई में x का स्क्वायर है, ध्यान दीजिए x का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2, ठीक है। ये 2 से ये 2 कैंसल, ठीक है ना। एक शून्य से एक शून्य कैंसल, 2 तिया 6, ठीक है ना। बच गया क्या? इधर 2 ऋण, ऊपर 2 बचा, अपॉन में 3 बचा, 3 दूनी 6 में से 2 गया बेटा 4, 6 में से 2 गया 4/3। हमारा y का मान कितना आ गया बेटा? 4/3 मीटर। कितना आ गया? 4/3 मीटर। अब ऑप्शन मैच करें तो हमारा ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी मैच हो रहा है बेटा, ठीक है ना। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट। दो चीजों का ध्यान रखिएगा, एक तो क्षैतिज परास का सूत्र, यहाँ से यहाँ तक का टोटल क्षैतिज परास आपको 6 मीटर मिल गया। क्षैतिज परास के सूत्र से हम लोग ने इस u का मान निकाल लिया, यू स्क्वायर का मान निकाल लिया 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 60 मीटर को हम लोगों ने परवलय पथ, ये इसको ध्यान रखिएगा। अब परवलय अगर पैराबोलिक इक्वेशन है, ठीक है ना, पैराबोलिक पाथ का इक्वेशन है y इक्वल टू टेन थीटा इंटू एक्स माइनस जी अपन 2 स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। बेटा इसमें हम लोगों ने टेन 45, ध्यान रखिएगा, टेन 45 का मान रख दिए 1, 1 होता है बेटा, ठीक है ना। टेन 45 का मान सीधे सीधे 1 पुट कर दिया, x का मान 2, g का मान 10। इस प्रकार से मान को रखोगे, गुना भाग करोगे, ऊपर नीचे करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा y बराबर 4/3, ठीक है बेटा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। एक कार सीधे रोड पर जा रही है, ओके, जिसने एक तिहाई दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल ली, बाकी की दूरी चलती है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ये दिया हुआ है 20 और 60। तब कार की औसत गति बताना बेटा, ठीक है ना। हम मान के चलते हैं बिंदु ए से बिंदु बी तक की दूरी है d, कितना है बेटा? d, ठीक है ना। क्योंकि d का एक तिहाई भाग,
डी का 1/3 भाग कितने चाल से चल लिया बेटा? 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल लिया। बचा कितना? बचा कितना? ये तो d/3 हो गया। बचा कितना बेटा? इसमें d में d/3 घटा दे तो आपका मान निकल जाएगा 3 × 1 = 3 और 3 में से 1 गया 2, 2d/3 बच गया। जो बचा हुआ जो दूरी है कितना है? 2d/3। 2d/3 को ये 2d/3 ये बचा हुआ जो बची हुई दूरी है उसको कितने चाल से चल रहे उसने? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। इसके लिए समय कितना लगा बेटा? समय लगा t1 समय लगा, हम मान के चल लेते हैं यहां से यहां तक के लिए समय लगा बेटा t1, यहां से यहां तक के लिए समय लगा t1 और यहां से यहां तक के लिए समय लगा t2। ठीक है बेटा। अब क्योंकि t1 निकालते हैं, t1 क्या होता है बेटा? दूरी बटे वेग। दूरी कितना है बेटा? d/3। दूरी कितना है? d/3। ठीक है, और वेग कितना है? 20। तो ये निकल गया हमारा 60। ठीक है ना? अरे यार 3 नीचे आएगा, 20 3 60 होगा ना भाई। t2 वैसे t2 निकालते हैं, ये भी t2 बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे वेग। तो दूरी कितना है? 2d/3 बटे में कितना बेटा? 60। ठीक है ना? वेग कितना होगा? तो हम इसको लिखते हैं 2d/60 गुना 3। 2d/60 गुना 3, इसको आप ही रहने दो ऐसे। अब क्योंकि हमको निकालना है औसत वेग, ध्यान दीजिएगा औसत वेग का जो सूत्र होता है, औसत वेग या औसत चाल, औसत चाल बोला है, औसत वेग बोला है, औसत गति मतलब औसत चाल निकालना है। ठीक है बेटा। औसत चाल बराबर होता है कुल तय की गई दूरी, कुल तय की गई दूरी बटे लगा कुल समय, कुल समय। अच्छा, कुल समय के लिए हम लोगों ने समय निकाल लिया t1 + t2। कुल दूरी कितना है बेटा? d, ये हो जाएगा t1 + t2। ठीक है बेटा, d को रख दो ऊपर में t1। अरे भाई देखो यार, a से b तक का कुल दूरी कितना है? d है ना भाई। a से b तक का कुल दूरी d है, उसका एक तो d/3 है, दूसरा बचा हुआ भाग 2d/3 है। तो हमने क्या किया? कुल दूरी d रख दिया। ये t1 कितना है बेटा? d/60 आया था, देख लो यार, d/60। और t2 कितना है? 2d/, इसको मल्टीप्लाई नहीं किए, 60 × 3। अभी उसका कहानी करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्लस 2d/60 × 3। क्योंकि हम क्या करेंगे यहां से dy, ध्यान दीजिएगा यहां से d को तो ऊपर रखो, d/60 को हम लोगों ने उभयनिष्ठ निकाला, यहाँ बच गया 1 प्लस यहाँ बच गया 2/3। हाँ या ना बोलो यार, d/60 हमने उभयनिष्ठ निकाला, बचा यहाँ 1 यहाँ 2/3। ओके, ये 60 ऊपर जाएगा, पहले तो ये d से d को उड़ा दो, 60 ऊपर जाएगा, तो ये 60 ऊपर जाने के बाद ये हो जाएगा 1 + 2/3, 3 × 3, 3 और 2 5, 5/3, 3 जो बटे में है उसको ऊपर लेके चले तो 60 × 3/5, 5 से काटे 12 बार, 12 × 5 = 60 होता है, 12 × 3 = 36। उत्तर कितना आता है बेटा? 36 मीटर, सॉरी 36 औसत गति है मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है देखेंगे जरा, समझ में आ गया बेटा ये आप लोगों को? ऑप्शन नंबर डी मैच हो रहा है, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन देखते बेटा, नीट 2018 का क्वेश्चन है बेटा, नीट 2018 का क्वेश्चन है, नीट 2018 का क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है, ओके। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है? किसी पिंड का त्वरण विस्थापक वक्र का क्षेत्रफल देता है। अच्छा, बोला गया है बेटा ये है विस्थापन और ये है त्वरण, त्वरण विस्थापन का वक्र क्षेत्रफल हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को मिलेगा a × x, लंबाई गुणित चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना मिलेगा बेटा? क्षेत्रफल कितना मिलेगा? a × x मिलेगा, a × x मिलेगा। अच्छा, त्वरण पता है बेटा, त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन। त्वरण क्या होता है? त्वरण a = v/t होता है। हाँ या ना बोलो यार, v/t होता है। और हम क्योंकि वेग हम लोगों को पता है, वेग पता है v = x/t, हमको वहां पर x का मान रखना है, a का मान रखेंगे v/t, x का मान रखेंगे क्या? x का मान रखेंगे vt रखेंगे। ठीक है बेटा, रखते हैं, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा, ठीक है ना, a कितना हो जाएगा? v/t इंटू में ये हो जाएगा vt, x कितना हो जाएगा? vt, t से t कैंसल, ये हो जाएगा v²। क्षेत्रफल कितना मिल रहा है बेटा? v² मिल रहा है। अभी अब देखते हैं यहां पर बोल रहा है कुल टोटल
ऊर्जा में कुल परिवर्तन, ये तो नहीं होगा बेटा हमारा ऑप्शन, ठीक है ना। बोल रहा है संवेग में परिवर्तन की इकाई की दर, मतलब संवेग P = mv, ठीक है ना। इकाई द्रव्यमान के लिए डिवाइड बाई m से m, P बराबर v आया, इस ये भी नहीं होगा। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन प्रति इकाई द्रव्यमान के लिए होता है। इकाई द्रव्यमान के लिए गतिज ऊर्जा में परिवर्तन मतलब अगर बोलूं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², दिख रहा है, जिधर दिख गया v², वही हमारा आंसर होगा। इकाई द्रव्यमान के लिए बोलता है तो m से m को उड़ा दो, मतलब ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी हाफ v² हो जाएगा बेटा। मतलब v² के क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल, हम लोगों को ये क्षेत्रफल मिलेगा, त्वरण विस्थापन वक्र का जो क्षेत्रफल मिलेगा, ये वाला जो क्षेत्रफल है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन प्रति इकाई द्रव्यमान के बराबर होगा। ठीक है बेटा, आप लोगों को शायद क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। क्षेत्रफल a × x है, a का मान रखे v/t, x का मान रखे vt, vt कहां से आएगा, ये v = xt से आएगा, क्योंकि क्षेत्रफल v² के बराबर होगा। और ये किस फॉर्मूले में दिख रहा है, काइनेटिक एनर्जी के, सीधे सीधे यहाँ दिख रहा है। संवेग में v² नहीं है, काइनेटिक एनर्जी में v² है, लिख दो, इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है, इतना भर करिए, v² दिखा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला में हाफ mv² आता है, v² आता है, तो उड़ा दो इसको, मतलब हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ये रहा पीएनएससी 2019 का क्वेश्चन है। बोल क्या रहा है, एक बंदूक से क्षैतिज के साथ में एक कोण पर छोड़ा गया सेल अधर में फट जाता है, ऐसे में सेल के टुकड़ों का द्रव्यमान का केंद्र क्या होगा। अच्छा भाई, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत बार पूछते हैं वाला क्वेश्चन। अगर हम लोग प्रक्षेप्य की गति में देखें तो इस प्रकार से किसी वस्तु को u वेग से फेंके तो परवलयाकार पथ को फॉलो करते हुए ऐसी गति करता है। ये हमारी अधिकतम ऊंचाई, ये हमारा क्षैतिज परास, ठीक है ना, इसके बारे में कई बार बता दिए। अभी फिलहाल के लिए बोला है कि एक पत्थर को फेंक दिया हम लोगों ने, ये पत्थर चल रहा है, ये आधे रास्ते में चल गया, कहाँ, आधे रास्ते में ये फट गया, इसके कुछ टुकड़े इधर इधर उड़ गए, कुछ टुकड़े उड़ गए इधर उधर। बोल क्या रहा है कि जो द्रव्यमान कण है, ठीक है ना, इसका जो द्रव्यमान कण है, द्रव्यमान कण अधर मतलब फट जाता है, मतलब अधर मतलब हवा में फट गया, सेल के टुकड़ों का द्रव्यमान केंद्र का गति क्या होगा बेटा, ठीक है ना। बाकी कण इधर उधर उड़े फटे जो भी हो, ठीक है ना, चाहे वो सीधे नीचे गिर जाए, चाहे सीधे ऊपर चले जाए, चाहे क्षैतिज में चले जाए, ऊर्ध्वाधर चले जाए, या किसी कोण में गिर जाए, लेकिन इस पत्थर का द्रव्यमान कण हमेशा इस परवलयाकार पथ को फॉलो करते हुए गिरेगा बेटा, इस परवलयाकार पथ को फॉलो करते हुए गिरेगा, ठीक है ना। मतलब उसी रास्ते में जाएगा जो हमारा जो कण, जो हमारा जो निकाय चल रहा था परवलयाकार पथ पे, पैराबोलिक पथ पे, द्रव्यमान जो पार्टिकल है, सेंटर ऑफ मास वाला पार्टिकल, उसी कण को जाएगा, ठीक है ना। सेंटर ऑफ मास का याद रखिए, आरसीएम निकालते हैं, सेंटर ऑफ मास का जो हम लोग फॉर्मूला देखते हैं, m1r1 प्लस m2r2, अगर दो कण है तो m1 प्लस m2, ये वाला आप लोग देख सकते हो बेटा, ठीक है। फिलहाल के लिए जानना जरूर चीज है, द्रव्यमान कण हमारा जो इस पूरे बॉडी का या निकाय का द्रव्यमान कण उसी पाथ को फॉलो करते हुए जाएगा। ऑप्शन देखते हैं क्या बोल रहा है, क्षैतिज में जाएगा, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, मतलब है ही नहीं, अभी क्षैतिज में कैसे जाएगा, कोई दूसरा और कण जा सकता है, द्रव्यमान कण नहीं जाएगा। अधर सेल की परवलयिक पथ की स्पर्श, मतलब स्पर्श क्या बोलता है, इसमें बोला है सर, ये चले आगे चल आगे चल आगे, बोलते हैं ये वाला कण ऐसे चलेगा, ऐसा चलेगा, नहीं। क्षैतिज में मतलब ऐसा नहीं, ठीक है, वो पीछे के अंदर है, आगे चल, ठीक है। अगला क्या बोल रहा है, ये भी नहीं हो सकता। सी क्या बोल रहा है, उसी परवलयिक पथ में जिससे फटने से पहले सेल की गति कर रहा था। हाँ भाई, यही हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। लंबवत नीचे की ओर तो हो ही नहीं सकता ना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, एक हवाई जहाज 200 किलोमीटर पूर्व चलता है, 200, अरे दिशा बना लो यार, दिशा बना लो, आपको पता है ना ये पूर्व है, इसको पूर्व लिखते हैं, इसको पश्चिम लिखते हैं, पश्चिम पश्चिम पश्चिम, और इसको उत्तर लिखते हैं, और इसको दक्षिण लिखते हैं, ठीक है ना, ये पता है ना बेटा, क्योंकि एरोप्लेन चल रहा है 200 पूर्व की ओर चला, ठीक है, नीचे बना लेते हैं, 200 पूर्व चला, 300 उत्तर चला, ठीक है, फिर क्या बोलते हैं, और फिर वापस प्रारंभिक बिंदु की ओर उड़ान भरता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, वापस पुनः उसी बिंदु की ओर आ रहा है जिस बिंदु से उड़ान भरा था। चलिए, ये आ गया, यदि पूरी यात्रा के दौरान, पूरा यात्रा कर लिया, अपने जहां से उड़ा था वहीं पर आके रुक गया,
या बैठ गया, उतर गया। हवाई जहाज की चाल 500 किलोमीटर है, इसकी वेलोसिटी दिया हुआ है 500 किलोमीटर पर आवर। इसका औसत वेग आप लोग सूत्र याद रखिएगा, औसत वेग। चलो इधर बताते हैं औसत वेग। इसके पिछले वाले जो क्वेश्चन में आप लोग ने औसत चाल वाला क्वेश्चन करे हो बेटा, ठीक है ना, उसकी भी डिस्कशन करेंगे। औसत वेग क्या होता है और औसत चाल क्या होता है, औसत चाल दोनों के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। औसत वेग बोलता है कुल विस्थापन बटे कुल समय, कुल विस्थापन बटे कुल समय, कुल समय। और औसत चाल बोलता है कुल दूरी, कुल तय की गई दूरी, कुल दूरी लिख दे रहा हूं मैं, कुल तय की गई दूरी बटे कुल समय। बेटा ध्यान दो, कुल समय विस्थापन और दूरी पर निर्भर करता है। वेग की बात करेंगे वहां विस्थापन आ जाएगा, ठीक है ना। और चाल की बात करेंगे वहां पर क्या बात करेंगे, क्या की बात होगी, दूरी की बात होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। देखो अगर मैं दूरी बोलूं, ए से चला, बी पर से चला, फिर बी से फिर वापस आया, अभी हम दूरी के बारे में बात करें तो ये 200 चला, ये 300, और ये हम निकाल लेंगे, ये दूरी जो भी होगी निकाल लेंगे। तो ये पूरा जो तय की गई दूरी है, इसको अगर हम डील करेंगे तो औसत चाल निकलेगा। लेकिन औसत वेग निकालने के लिए हम विस्थापन देखेंगे, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु वही है, अंतिम बिंदु भी वही है, मतलब हमारा विस्थापन फाइनली कितना हो गया, 0 हो गया। जब विस्थापन 0 हुआ, जब विस्थापन 0, तो हमारा औसत वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा बेटा, हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये रहा, एक प्रक्षेपी की उड़ान समय टी एफ ऐसा है बेटा, समय की ऊंचाई पहुंचने में समय लगा टी एम के बीच का संबंध क्या है। ओ भाई आप लोगों को पता है उड्डयन काल क्या होता है, यहां से प्रारंभिक बिंदु से उड़े और जहां पर गिरे वहां पहुंचने में जितना समय लगा, ये पथ को में जितना समय लगा ना, यात्रा तय करने में जो समय लगा, वही हमारा टीएफ मतलब उड्डयन काल है। क्या ये उड्डयन काल, उड्डयन काल। अब बेटा उड्डयन काल का मतलब आप अधिकतम बिंदु P पर पहुंचे, अधिकतम बिंदु O पर पहुंचे, तो यहां से O तक पहुंचने में जो समय लगा TM, वही समय O से B तक भी पहुंचने में लगा। मतलब हम ये कह सकते हैं हमारा टोटल उड्डयन काल क्या हो सकता है बेटा, 2u sin थीटा अपॉन जी, 2u sin थीटा अपॉन जी, ये फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूले की बात नहीं कर रहे, सीधे सीधे यही की बात करेंगे। A से B तक कुल पहुंचने में लगा समय क्या बेटा, TF है, TF है, ठीक है ना। ए से ओ तक पहुंचने में लगा समय टीएम, और फिर से ओ से पहुंचने में ओ से बी तक पहुंचने में लगा समय टीएम। तो हमारा टीएफ किसके बराबर हो जाएगा, 2 टीएम के बराबर। हाँ या ना बोलो यार, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है बेटा, टीएफ बराबर 2 टीएम, हमारा ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, सी। अरे यहाँ पर भी देख सकते हो ना बेटे, इसको हम लोग लिखते हैं टीएम, ठीक है ना, आधी दूरी जो तय की कर रही है टीएम से तय हो रही है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं टीएफ बराबर 2 टीएम, ठीक है ना, ये टीएम के बराबर होगा, ठीक है। फिलहाल यहीं पर ध्यान रखो, आधी दूरी जितनी ऊपर पहुंचने में जितना समय लगता है उतना ही समय नीचे उतरने के लिए भी लगता है, बस इस बात का ध्यान रखेंगे। टीएम प्लस टीएम बराबर टीएफ, टोटल उड्डयन काल, उड्डयन काल का समय, उड़ान का समय। अगला प्रश्न देखते हैं बेटा, पीएनएससी 2019 का प्रश्न है, एक निकाय की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान से 4 गुना हो जाती है। गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान से 4 गुना हो, संवेग क्या होगा, ठीक है ना। अच्छा ये पता है बेटा आप लोगों को, ठीक है ना, ये सूत्र पता है, P बराबर √2m के, P बराबर √2m के, मतलब इसको लिख सकता हूँ P स्क्वायर बराबर 2m के लिख सकता हूँ। हाँ या ना बोलो यार, ठीक है ना। बोल क्या रहा है प्रश्न में, गतिज ऊर्जा प्रारंभिक से 4 गुना हो जाता है। प्रारंभिक से 4 गुना का मतलब पहले के था अब 4k हो गया, यही तो बात होगी ना। पहले के था काइनेटिक एनर्जी, अब बाद में कितना कर दिए, 4k कर दिए, क्या डिफरेंस क्या आ जाएगा। और पहले मोमेंटम P था, पहले मोमेंटम P था, तो क्या होता है P स्क्वायर, नया P डेज के बारे में बात करेंगे, P डेज का स्क्वायर, इसको P1 मान ले क्या, P1 का स्क्वायर, P2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2m 4 × k, चलो ला लो 4 को सामने, P2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सामने लाओ 4 को, 4 को सामने लाओ, 2m के, ठीक है। P2 का अरे स्क्वायर को ले चलो इधर, ये जो 4 है इसका रूट निकलेगा,
2m के, ये इनिशियल मोमेंटम है p1, हाँ या ना बोलो यार। p2 कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई p1, कितना हो जाएगा p1, मतलब हमारा जो संवेग हो जाएगा, संवेग हो जाएगा, डबल होगा, ट्रिपल होगा, चौबल होगा, इसके प्रारंभिक मान का आधा नहीं, प्रारंभिक मान के समान नहीं, प्रारंभिक मान का 4 गुना नहीं, प्रारंभिक मान का 2 गुना, हाँ ठीक है ना। अरे भाई दिख रहा है ना बेटा, जो हमारा फाइनल मोमेंटम आया, जो फाइनल संवेग वो प्रारंभिक का कितना गुना है, 2 गुना है, ठीक है ना। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते बेटा, जब किसी पिंड को पृथ्वी पर ध्रुवों से भूमध्य रेखा तक ले जाया जाता है तो उसका वजन कितना होगा बेटा, ठीक है। इसके बारे में समझ लेते हैं। ये होता है हमारा पृथ्वी का आकार, लगभग ऐसा होता है अंडाकार, लेकिन हम लोग उसको अध्ययन जब करते हैं तो गोलाकार मानते हैं। ये मेजर एक्सिस होता है बेटा, ये मानव एक्सिस, ठीक है ना। मेजर एक्सिस थोड़ी बड़ी होती है, मानव छोटी होती है। जब हम लोग ध्रुव के बारे में बात करते हैं, नॉर्थ ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव में जी का मान सबसे ज्यादा होता है, दक्षिणी ध्रुव में और उत्तरी ध्रुव में जो जी का मान जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। जैसे जैसे मतलब ये मान के चलो, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो जी का मान बढ़ेगा, जैसे जैसे हम नीचे आएंगे तो जी का मान कम होगा। वैसे ही नीचे के बारे में बात करें, जैसे जैसे हम लोग ध्रुव की ओर बढ़ेंगे जी का मान बढ़ेगा। ऊपर नीचे के बारे में मत सोचो, ऐसा सोचिएगा जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं जी का मान बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं, भूमध्य मतलब केंद्र की ओर बढ़ते हैं, जी का मान घटते जाता है। जबकि आपका जो भार है वो भार होता है बेटा W बराबर mg, ठीक है ना। अगर जी ज्यादा होगा तो भार ज्यादा होगा, जी कम होगा तो भार कम होगा। आपको क्वेश्चन बोल रहा है पिंड पृथ्वी पर ध्रुवों से भूमध्य रेखा तक लाया जाता है, मतलब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर ला रहे हैं हम लोग, इधर आ रहे हैं, तो जी का मान कम होगा बेटा, ऊपर से नीचे है, मतलब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर आएंगे, जी का मान क्या होगा, कम होगा। जब जी का मान क्या होगा, कम होगा, तो W बराबर mg के हिसाब से जी का मान कम होने से हमारा भार भी क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। देखते हैं बढ़ता है नहीं बढ़ता, उत्तरी ध्रुव पर बढ़ता है, दक्षिणी ध्रुव पर बढ़ता है, उत्तरी ध्रुव पर घटता है, नहीं दोनों ध्रुव पर जी का मान समान रहता है, ठीक है ना, बढ़ता ही है, दोनों ध्रुव पर जाने पर जी का मान बढ़ता है, कम हो जाता है, हाँ ये ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी बेटा, ठीक है। बस इतना बात ध्यान रखिए, ध्रुवों की ओर चाहे वो उत्तरी हो या दक्षिणी हो, ध्रुवों की ओर जाने पर जी का मान बढ़ता है, भूमध्य रेखा की ओर आने पर जी का मान घटता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन बेटा, यदि दो पिंडों P और Q वेगों Vp और Vq के साथ गतिमान है तो पिंड Q और सापेक्ष पिंड Vp का वेग क्या होगा। दो पिंडों P और Q Vp और Vq के साथ गतिमान है, P Vp के साथ गतिमान है, ठीक है, और Q Vq के साथ गतिमान है, तो पिंड Q का सापेक्ष P का वेग, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू Q, VPQ क्या हो जाएगा, P से Q को माइनस करेंगे, VP माइनस VQ, यही तो होगा ना बेटा हमारा। क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी मैच हो रहा है बेटा, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके और भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता दिए पिछले क्वेश्चन में, ठीक है ना। बढ़ते अगले क्वेश्चन के ऊपर, सापेक्ष वेग निम्न द्वारा प्राप्त किया जाता है, रिलेटिव वेलोसिटी अभी बात करें रिलेटिव वेलोसिटी का, तो रिलेटिव वेलोसिटी में हम देखते हैं बेटा, दो वस्तु A और B अगर एक दिशा में चल रही है, VA मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं VB, तो रिलेटिव वेलोसिटी किसी का एक भी कभी A का मान लेते हैं B के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग लिखते हैं VA माइनस VB, ठीक है ना। प्रश्न पढ़ लेते हैं पहले, सापेक्ष वेग निम्न द्वारा प्राप्त किया जाता है, दो निकायों के वेग के बीच सदिश योग से, नहीं अच्छा इलेक्ट्रॉन सम होता है ना, ठीक है बेटा, निकायों के वर्गों के बीच अन्योन्य गुणन से, निकायों के चालों के बीच सदिश अंतर से, हाँ अंतर दिया हुआ बेटा सदिश अंतर, वेक्टर डिफरेंस के बीच हम लोग निकालते हैं, तो दो निकायों के बीच के वेग के बीच, अच्छा चालों के बीच तो नहीं होता, यहाँ अंतर दिया हुआ है, यहाँ चालों के सदिश अंतर से दिया हुआ है, नहीं निकायों के वेग के सदिश अंतर से होता है। हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, ये वेग को ध्यान रखिएगा, जब वेग आएगा तब सदिश आएगा,
चाल आएगा, वहां पर अदिश आएगा। ठीक है बेटा, ठीक है, हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते अगले क्वेश्चन के ऊपर। यदि दो निकाय विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो सापेक्ष वेग होगा। विपरीत दिशा में जा रहे हैं, यही तो बात कर रहे थे हम लोग ने बेटा। अगर कोई, ये फिर से बात करें, कई बार बात है सापेक्ष वेग के। बी, फिर से ध्यान दीजिएगा, वी बी, ठीक है ना। अगर समान दिशा में जा रहे हैं तो हम लोग वी ए भी निकालते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ए का वेग किसके सापेक्ष में? बी के सापेक्ष में, वी ए माइनस वी बी लिखते हैं। यदि इसका दिशा, किसी एक का दिशा विपरीत कर दिया जाए, ए चल रहा है अपनी दिशा में, बी की दिशा विपरीत हो गई, ठीक है ना, बी की दिशा क्या हो गई बेटा? विपरीत हो गई। तब हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए बी लिखते हैं वी ए माइनस वी बी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, वी बी क्या होगी? विपरीत होगी। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसका दिशा दिशा के साथ में क्या हो जाता है? चिन्ह भी परिवर्तित हो जाता है। तो ये ऋण और ऋण क्या हो जाएगा? धन। तो वी ए प्लस प्लस वी ए प्लस क्या हो जाएगा? वी बी हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा मैच करेगा? दो निकायों का विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो उनका सापेक्ष वेग शून्य होगा नहीं। अगर हाँ नहीं, तो ये तो हम लोग देखते हैं उनकी चालों के अंतर के बराबर नहीं, उनके चालों के योग के बराबर, उनके चालों के अनुपात के बराबर, चालों के योग के बराबर, ठीक है ना, चालों के योग के बराबर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बेटा, बढ़ते अगले क्वेश्चन के ऊपर। एक सदिश में परिवर्तन नहीं होता यदि यदि उसे एक पक्षीय अदिश से गुना कर दिया जाए। अगर भाई वेक्टर ए है, अगर इसमें किसी भी कांस्टेंट का 5 का मल्टीप्लाई कर दें, इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, सीधा सीधा वेक्टर ही चेंज हो जाएगा। उसे एक एक दिष्ट या यूनिट वेक्टर से पार गुणित किया जाता है। उसमें ध्यान दीजिए, किसी वेक्टर में आप किसी भी यूनिट वेक्टर का किसी भी दूसरे वेरिएबल का कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो सीधा सीधा इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। उसे यह अपनी ओर समांतर सरकता है, ठीक है ना। अच्छा, ये सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। कैसे? ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई वेक्टर है, वेक्टर ए, ठीक है, अगर इसमें इसको इसी के पैरेलल क्या कर दे? सरका दे। पैरेलल क्या कर दे? सरका दे, मतलब इसको उठा के यहाँ ला दिया वेक्टर पे, इसके न डायरेक्शन में चेंज हुआ, न इसके मैग्नीट्यूड में चेंज हुआ, मतलब ये पहले जैसा था वैसे ही अभी भी है, बाद में भी उसके सरकाने के बाद भी है। तो हम लोग देखते हैं जब इसको इसके समांतर या पैरेलली ट्रांसफर करे, डिस्प्लेस करे थोड़ा सा, तो उसकी वैल्यू अनचेंज रहती है या वेक्टर अनचेंज रहती है, रिमेन सेम रहती है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे जब इसमें वेक्टर है, वेक्टर ए है, ठीक है ना, इसमें किसी मल्टीप्लाई कर दोगे 2 वेक्टर ए हो जाएगा। हम लोग ने इसके मैग्नीट्यूड बढ़ा दिए, डायरेक्शन सेम रखा, ठीक है। इस प्रकार से ये चेंज हो गया बेटा। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग ना कुछ भी चेंज ना करते हुए अगर उसको हम लोग डिस्प्लेस कर दे, सरका दे, तो उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं आएगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, उसे अपनी अपनी ओर समानांतर, अपनी समानांतर सरकाना या डिस्प्लेस करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं ये, सदिश गुणनफल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सदिश का स्वयं के सदिश के साथ में गुणन शून्य होता है। अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए करे तो जीरो मिलता है भाई, ठीक है ना, क्योंकि हमने देखा दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमको क्या मिलता है? ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा एन केप मिलता है बेटा, ए बी साइन थीटा एन केप मिलता है। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब वेक्टर गुणन क्या होता है? सदिश गुणन क्या होता है? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी साइन थीटा एन केप। अगर क्योंकि साइन थीटा, अगर दो समान सदिश है तो उनके बीच का कोण जीरो होगा, ठीक है ना। अगर कोई दो समान सदिश है जो कि पैरेलल है या वो एक दूसरे के ऊपर बैठा हुआ है या उसी का उसी में गुना, ठीक है, तो उनके बीच का कोण कितना होगा? जीरो होगा। और साइन जीरो जीरो होता है तो पूरा मल्टीप्लीकेशन, पूरा गुणक जीरो होगा। मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा? अभी फिलहाल के लिए कथन सही है, हमको तो रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत वाला कथन सिलेक्ट करना है। दूसरा क्या बोल रहा है? सदिश गुणनफल वितरण को फॉलो करता है। हाँ बेटा, अगर वेक्टर ए है और वेक्टर बी क्रॉस, सॉरी ये क्रॉस है, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये वितरण नियम, मतलब हम क्या कर सकते हैं इसको? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी करते हैं, मतलब ये वितरण नियम को भी फॉलो करता है वेक्टर लॉ। अगला प्रश्न क्या, अगला ऑप्शन क्या बोलता है? दो समानांतर सदिश का सदिश गुणनफल एक शून्य है। दो समांतर, हाँ अभी तो बोले ना बेटा, अगर दो समानांतर सदिश है तो उनके बीच का कोण कितना है? जीरो है। जब उनके बीच का कोण जीरो, तो जीरो
साइन जीरो कितना होता है, जीरो, पूरा गुणनफल कितना हो जाएगा, जीरो। इस प्रकार से ये देख सकते हैं समानांतर सदिश है तो उनका गुणनफल शून्य होगा। फिर बच गया एक ऑप्शन जो कि हमारा क्या कहता है, सदिश गुणनफल क्रम विनिमय है। मतलब ये बोल क्या रहा है, ऐसा बोल रहा है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को क्या ऐसा लिख सकते हैं, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए? नहीं बेटा, ये स्केलर प्रोडक्ट के लिए सही है, वेक्टर प्रोडक्ट के लिए सही नहीं है। इसको जब अब माइनस में लिखते तब ये सही होता। फिलहाल के लिए हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, तो हमारा यही राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आप लोगों का कंप्लीट मोशन, वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। रिलेटिव मोशन के भी हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस करे। तो टोटल हम लोगों ने इस चैप्टर में से 43 क्वेश्चन किए। पिछले पार्ट में 21 क्वेश्चंस को कंप्लीट करा हुआ था विद डिटेल। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने बचे हुए क्वेश्चंस को अच्छे से डील करा। आई होप ये क्वेश्चन, ये जो पार्ट है आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, पीएनएसटी पीवाई को लेकर। थैंक यू।